लीलावती क्लासेस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ज़्यादातर हम इसके बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चंस ऐसे पेपर में पूछ ले जाते हैं जिनका आंसर देना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। ज्योग्राफी से भी इसका लिंक है, एनवायरनमेंट से भी ये लिंक है और साथ साथ साइंस एंड टेक से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इन सारे सब्जेक्ट से भी इसे कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं वायुमंडल के बारे में, देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स इसमें पाई जाती हैं, किस तरीके से ये लेयर्स अरेंज हैं इसकी, साथ साथ कौन कौन से मौसमी संबंधी गतिविधियां कौन सी लेयर में होती हैं, जेट एयरक्राफ्ट्स कहाँ पर मिलते हैं हमें, स्पेस स्टेशन कहाँ हैं, सैटेलाइट्स कहाँ होती हैं, मीटियोर शावर कहाँ होता है। तो इन सारे क्वेश्चन से भी आज हम डील करेंगे। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानेंगे कि किस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, किस में घटता है, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर को जानने से। सबसे पहले अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि देखो पृथ्वी के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है, ठीक है। यही जो घेरा है ये क्या है, हमारा वायुमंडल है। इसका होना ही पृथ्वी पर जीवन होने का कारण है, क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होता तो शायद आज पृथ्वी पर लाइफ भी नहीं होती। और क्यों है ये इतना ज़रूरी, क्योंकि देखो पहला रीज़न उसका ये है, जो सूरज से बहुत हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, ये उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। साथ साथ पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाने में ये मदद करता है। और यही मेन रीज़न है कि आज सारे प्लैनेट्स में अगर कहीं जीवन है तो वो किस पर है, हमारे पृथ्वी पर है। तो आप देख सकते हैं अर्थ पर जो एक ये पूरा गोल घेरा बना हुआ है ये क्या है, मेरा एटमॉस्फेयर है। साथ साथ ये जो एटमॉस्फेयर है इसे हम एयर भी कह सकते हैं और ये दो मेन चीज़ों से बना हुआ है, पहला डस्ट पार्टिकल्स और दूसरा गैसियस पार्टिकल्स। यही दो मेन चीज़ हैं जो इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं इसे बनाने में। और चलिए अब हम इन्हीं गैसियस पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स को डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, सबसे कम में कौन सी गैस यहाँ पर पाई जाती है। तो अगर हम सबसे पहले गैस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई गैस यहाँ पर है तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। उसके बाद आती है हमारी ऑक्सीजन जो 21% है, और लास्ट में जो 1% गैस बचती हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो है हमारी आर्गन। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं। सबको लगता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। नहीं, सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और उसके बाद जो 1% गैस बचती हैं उसमें मेरी सबसे ज़्यादा क्या है, आर्गन है जो 0.9% पाई जाती है, और रेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड आती है और अदर गैसेस पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भले ही कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% में है, बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी पे होने वाले बहुत सारे जो फिनोमेना हैं उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो ये हो गई इसकी गैसेस की पॉइंट। कई बार इन्हें लगाने आ जाता है कि कौन कितने परसेंटेज में पाई जाती है। चलिए ये तो बात हो गई एयर या एटमॉस्फेयर की। अब बात आती है जब हम इस एटमॉस्फेयर, इस वायुमंडल को लेकर चलते हैं, इस पूरे गोल घेरे को जो पृथ्वी के चारों तरफ है, अगर हम इसे देखें तो ये कई लेयर्स में बांटा गया है। मेन अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 लेयर्स में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर मिलती है जहाँ पर हम रहते हैं, उसके बाद अगर हम ऊपर चलें तो हमें स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है, देन मीजोस्फेयर और लास्ट में हमें बहिर्मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर मिलता है। अभी सारी लेयर्स एक एक करके डिटेल में जानेंगे। अभी मेन 4 लेयर्स का नाम दिमाग में रखिए। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर और लास्ट में क्या मिलता है हमें, थर्मोस्फेयर। ये तो इसका ब्रॉड डिवीजन हो गया अगर हम वायुमंडल की बात करें। लेकिन अगर हम इसे डिटेल में बांटें तो ये 5 या 6 लेयर्स में हम इसे कह सकते हैं, जिसमें बहिर्मंडल को हम और 2 शाखाओं में बांट सकते हैं, आयन मंडल और एग्जॉस्फेयर, यानी कि आयनोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर में भी हम इसे बांट सकते हैं। तो चलो अब एक एक लेयर देखते हैं। अब जो मैं यहाँ पर आपको इमेज दिखाने जा रही हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस इमेज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि मौसमी संबंधी गतिविधियाँ कहाँ होती हैं। आपको इस इमेज को देखकर पता चल जाएगा। जेट एयरक्राफ्ट्स कहाँ मिलेंगे, आपको इसे देखकर पता चल जाएगा। मीटियोर्स यानी कि उल्कापिंड कहाँ मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। स्पेस स्टेशंस कहाँ होंगे, ये सारी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पता होने चाहिए, उन सब का क्वेश्चन का आंसर आपको इस इमेज में बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। एनिमेशन है इसलिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर भी यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। अगर हम सबसे पहले तो देखो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, मौसमी संबंधी गतिविधियां,
फिर स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, उसके बाद मीजोस्फेयर मध्य मंडल और बहिर्मंडल थर्मोस्फेयर, और उसके बाद जो बिल्कुल स्पेस से मिल जाएंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सोस्फेयर मिल जाएगा। सो आई होप कि अब आपको एक बार में सारी लेयर्स दिख रही होंगी, और अभी आगे देखेंगे तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। साथ साथ याद रखिएगा अब इन लेयर्स से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लेयर कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक लेयर से दूसरी लेयर में अगर हम जाते हैं तो क्या कोई रेंज है जो उसको अलग करती है। दूसरे क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको बताया कि मौसमी संबंधी गतिविधियां, वेदर फिनोमेना किस लेयर में पाया जाएगा, जेट एयरक्राफ्ट्स कहाँ पर मिलेंगे, वेदर बलून्स कहाँ पर मिलेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं जो इन लेयर से पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम आगे इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको लेयर्स दिखाई, तो बोला था मैंने कि 4 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे निचला क्या है, क्षोभ मंडल, उसके बाद क्या है, समताप मंडल, फिर है आपका मध्य मंडल, और आखिर में क्या आता है आपका बहिर्मंडल। अब जब हम एक मंडल से दूसरे मंडल में, यानी कि एक लेयर से दूसरी लेयर में जब हम जाते हैं तो एक लाइन है वो क्या करती है, इन्हें अलग करती है। जैसे प्ले एंड पॉज बटन होता है, आप जब एक से दूसरे उसमें जाएंगे तो रुकेंगे, तो ऐसे ही जो पॉज होगा यहाँ पर उसका नाम क्या है, जैसे ट्रोपोस्फेयर से आप स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहे हैं, यानी कि क्षोभ मंडल से जब आप समताप मंडल में जाएंगे तो एक पॉज लाइन जो आपको मिलेगी उसका नाम क्या होगा, ट्रोपोपॉज। तो पॉज कैसे याद करेंगे, एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने के लिए आपको क्या मिलता है, एक पॉज मिलता है, आप रुकते हैं। एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने के लिए आप क्या करते हैं, रुकते हैं, यानी कि एक पॉज करते हैं। और उस पॉज का नाम कैसे याद करेंगे, जिस लेयर से जा रहे हैं उसी लेयर के नाम पर उसका नाम रख दिया गया। जैसे ट्रोपोस्फेयर से आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो नाम क्या होगा उस पॉज का, ट्रोपोपॉज। इसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर से कहाँ जाएंगे आप, मीजोस्फेयर में, तो उसका नाम क्या होगा, स्ट्रेटोपॉज, क्योंकि जिस लेयर से जा रहे हैं उसका नाम, और किसके साथ, पॉज के साथ, क्योंकि वो क्या है, एक पॉज लाइन की तरह काम कर रहा है। इसी तरह मीजोस्फेयर से जब आप थर्मोस्फेयर में गए तो आपको क्या मिलेगा, मीजोपॉज एंड सो ऑन। तो ये 2 चीज याद रखिएगा, पहली चीज कि पहली कौन सी लेयर है, दूसरी कौन सी लेयर है, तीसरी कौन सी लेयर है, और साथ साथ इनमें कौन कौन से पॉज पाए जाते हैं। पॉज कैसे याद करेंगे, इसका मैंने आपको रीजन बता दिया है, ट्रिक बता दिया है कि जिस लेयर से दूसरी लेयर में जाएंगे तो जो लेयर से आप जा रहे हैं उसी का नाम और उसके आगे क्या लगा देना है, पॉज लगा देना है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आसानी से याद हो जाते हैं और आपको पता भी है ज़्यादा चीज़ें। अब मेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इनसे कि किस लेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, किस लेयर में टेम्परेचर घटेगा, जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि एक जनरल कंसेप्शन ये है कि जब भी हम सी लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। ध्यान दीजिए, 165 मीटर जब हम राइज करेंगे सी लेवल से तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा। जबकि जब हम इस कंसेप्ट को यहाँ लेयर्स में राइज करें तो इसके अनुसार तो ये होना चाहिए कि जब हम नीचे से ऊपर चलें तो टेम्परेचर घटता 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 चला जाना चाहिए, जो कि गलत हो जाती है जब हम उसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस फिगर में हम ये देखेंगे कि कौन सी लेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे, किस में गिरेगा, बढ़ेगा, या किसी में ऐसा होगा कि नीचे तो बराबर रहा लेकिन जब हम ऊपर चले और तो वो बढ़ने लगा। तो चलो अब यही जानते हैं, यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर देखते हैं लेयर्स में। देखो राइज एंड फॉल अगर हम जाने, बहुत आसान सा है और अच्छे से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ट्रोपोपॉज और ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले हमें क्या मिलेगी, क्षोभ मंडल मिलेगा। क्षोभ मंडल से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी कि जब हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको यहाँ, इसका मतलब है टेम्परेचर गिर रहा है। डॉटेड लाइन का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि राइज हो रहा है टेम्परेचर में। तो ध्यान रखो, सबसे पहला जब भी हम क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा। ये उस कंसेप्शन से मिलता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है।
जैसे ही हम ट्रोपोपॉज पार करेंगे और कहाँ आ जाएंगे, समताप मंडल में, तो यहाँ पर हमें एक लेयर मिलती है, ओजोन लेयर। अभी हम इसे आगे डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर क्या है। इस ओजोन लेयर की जो रेंज है वो कहाँ है, अगर ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर तक है तो ये 10 से 35 किलोमीटर तक मिलेगी। अगर ये 15 किलोमीटर है तो 15 से 35 किलोमीटर तक हमें क्या मिलेगा, ओजोन लेयर मिलेगा। अब ये वेरिएशन क्यों है कि 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो इसका रीज़न अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये जो एक थिन बेल्ट है ओजोन लेयर की, जहाँ पर ये हमें स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिल रही है, यहाँ पर जब हम आते हैं ट्रोपोपॉज से ओजोन लेयर तक के बीच का डिफरेंस, यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन ना के बराबर होता है, यानी कि कह सकते हो बहुत ही माइन्यूट है, जिसकी वजह से मौसमी संबंधी गतिविधियां यहाँ पर नहीं पाई जाती। अब एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि क्यों मौसमी संबंधी, क्यों वेदर फिनोमेना स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं मिलते, या समताप मंडल में मौसमी संबंधी गतिविधियां क्यों नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कैसा होता है, ना के बराबर होता है। जब हम ट्रोपोपॉज से कहाँ तक आते हैं, ओजोन लेयर तक, या कह सकते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, निचले समताप मंडल में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो क्या है, ना के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेट एयरक्राफ्ट आसानी से फ्लाई करते हैं, क्योंकि मौसमी संबंधी गतिविधियां यहाँ नहीं होती। वहीं जैसे ही हम ओजोन पार करके अपर स्ट्रेटोस्फेयर में आएंगे तो वहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर क्षोभ मंडल में क्या हो रहा है, गिर रहा है। फिर एक थिन बेल्ट में टेम्परेचर समान है, बहुत ही कम डिफरेंस हो रहा है, और उसके बाद टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। वहीं जब ये मध्य मंडल में हम आएंगे, यानी कि जब मीजोस्फेयर की बात होगी, तो टेम्परेचर क्या करता है, गिरता है। इसीलिए सारी लेयर में अगर कोई सबसे ठंडी लेयर है तो वो कौन सी है, हमारी मीजोस्फेयर। सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर अगर पृथ्वी का कहीं मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा, हमें मीजोस्फेयर में मिलेगा। और उसके बाद टेम्परेचर क्या होगा, थर्मोस्फेयर में फिर से बढ़ जाएगा। तो कैसे याद कर सकते हो, पहले लो हो रहा है टेम्परेचर, फिर एक थिन बेल्ट, ये एक एक्सेप्शन मान सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कोई चेंज नहीं दिखा रहा, बहुत ही कम चेंज दिखा रहा है, और वैसे आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद टेम्परेचर घट रहा है और फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इन शॉर्ट याद करने के लिए घटना, बढ़ना, घटना और बढ़ना। ठीक, एक्सेप्शंस ध्यान रखिएगा। जब ट्रोपोपॉज से लेकर ओजोन लेयर के बीच का आप रेंज कवर करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बराबर है, बहुत ही कम वेरिएशन दिखा रहा है। तो इसको एक ट्रिक से याद करना, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना, या आप ऐसे कह सकते हैं घट बढ़, घट बढ़। ओके, इसी से इस चीज़ को याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। चलिए, तो ये तो बात हो गई टेम्परेचर की। अब आते हैं एक एक लेयर को, थोड़ी सी बातें इनके बारे में जान लेते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमने जो मेन इनके बारे में जानकारी थी वो हम कवर कर चुके हैं। देखिए, ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये सबसे निचली लेयर है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई मंडल मिलेगा तो वो कौन सा है, हमारा क्षोभ मंडल। कि पूरे वायुमंडल का अगर सबसे ज़्यादा जो मास है वो किसके पास है, क्षोभ मंडल में है। 75 से 80% का जो मास है पूरे वायुमंडल का वो कहाँ पर है, हमारे क्षोभ मंडल में। क्यों है इसका रीज़न, क्योंकि दो मेन गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो भारी हैं और कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, ट्रोपोस्फेयर में। जैसे जैसे अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हल्की गैसेस हैं वो कहाँ मिलेंगी, हमें ऊपर की तरफ मिलेंगी, यानी कि ऊपरी लेयर्स में मिलेंगी। वो कौन सी होंगी, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई। ठीक है, भारी गैस कहाँ रहेगी, हमेशा नीचे रहेगी, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मास कहाँ है, जो एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा मास है वो कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर में। ये कहाँ तक फैला हुआ है, 10 किलोमीटर तक, या 14 या 15 कह सकते हैं आप। साथ साथ दोनों के बीच में अगर जो बाउंड्री पाई जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है ट्रोपोस्फेयर के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में, वो ये कि जो इसकी हाइट है वो हर जगह बराबर नहीं है। इसी तरह बाकी लेयर्स की भी बात हम करेंगे। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो जो इसकी हाइट है वो पोल्स पर कम है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी 10 किलोमीटर हो, और भी कम हो सकती है। और वहीं इक्वेटर की अगर हम बात करें तो ये 10 किलोमीटर की जगह 12 या 14 किलोमीटर भी हो सकती है। ऐसा क्यों है, क्यों पोल्स पर क्यों ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम हो जाती है और वहीं इक्वेटर पे बढ़ जाती है, क्योंकि देखो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से गैस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी और हाइट इसकी बढ़ जाएगी। वहीं पोल्स पे टेम्परेचर कम हो जाएगा और गैस फैलेगी नहीं, और जिससे इसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए पोल्स पर ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल की हाइट कम हो जाती है, वहीं इक्वेटर पे इसकी हाइट
बढ़ जाती है। सेम रीज़न सीजन्स के साथ है, क्योंकि इसमें मौसमी गतिविधियां होंगी तो विंटर में इसकी हाइट कम हो जाती है और समर में इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्षोभ मंडल के बारे में, ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा होगी और कहाँ पर इसकी हाइट कम पाई जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम समताप मंडल की। तो ये सेकेंड लेयर है, 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ साथ ये एक जनरल रेंज है, ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है, ओजोन के बारे में है, ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन क्या है, देखिए ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है जो समताप मंडल में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ओजोन नहीं होगी तो जो सूरज से देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा कोई, तो ये सीधे कहाँ जाएंगी, पृथ्वी पर आएंगी और इनसे कई तरह की बीमारियां फैलेंगी जो अब बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं क्योंकि ओजोन होल हो चुका है, ठीक है। तो ओजोन लेयर का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये इन यूवी रेडिएशंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और इन्हें पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती। साथ साथ ये अर्थ के टेम्परेचर को भी बनाने में काम करती है। तो आप एक बार देख सकते हैं फिगर में, देखिए यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, सूरज से यूवी रेडिएशंस आ रही हैं और इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है और सन रेडिएशन सीधे खाली कहाँ चली जा रही हैं, पृथ्वी तक आ रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ओजोन होल क्यों हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसका हम डिस्कशन तब करेंगे जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। देखिए CFCs मेजर कारण है ओजोन होल में बढ़ने का, जो कारण है वो क्या है, CFCs हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्यों है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कॉन्टैक्ट में जब सन से आई हुई यूवी रेडिएशंस आती हैं तो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, इन CFC से जो सूरज की किरणें आ रही हैं या जो यूवी रेडिएशंस आ रही हैं वो क्लोरीन एटम को अलग कर देती हैं और जब ये क्लोरीन एटम इन CFC से अलग हो जाता है तो वो ओजोन मॉलिक्यूल जो O3 मॉलिक्यूल है, जहाँ पर ऑक्सीजन एटम 3 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, उन 3 में से एक ऑक्सीजन एटम को अलग करके सिंपल उस O3 को क्या बना देता है, ऑक्सीजन बना देता है, जिसकी वजह से जो ओजोन की मात्रा है वो क्या होती जा रही है, ओजोन लेयर में कम होती जा रही है, वो कमज़ोर होती जा रही है और फिर धीरे धीरे ये यूवी रेडिएशंस उसमें अंदर उसको पार कर पा रही हैं। कैसा है, और आप इसे और डिटेल में इस फिगर से देख सकते हैं। देखिए ये CFC है, यूवी रेडिएशन आई, क्लोरीन अलग हो रहा है, ये O3 मॉलिक्यूल ओजोन है, उसने O2 बना दिया और एक ओजोन मॉलिक्यूल लेकर आया और उसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। अब ये क्या है, फ्री हो गया क्लोरीन एटम, ये फिर से एक O3 से मिलेगा, वहाँ से ऑक्सीजन एक निकाल लेगा और धीरे धीरे ये सारे O3 मॉलिक्यूल्स का क्या बना देगा, O2 में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा कि O3 की मात्रा कम होती जाएगी और ओजोन में छेद बढ़ता जाएगा, ठीक है। और डिटेल में हम इसे कब पढ़ेंगे, जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। चलिए, और अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर मौसमी गतिविधियाँ और ज़्यादातर जो बादल हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। फिर भी कुछ बादल हैं, एक एक्सेप्शन है, दैट इज पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जो PSCs हैं, ये हमें कहाँ मिलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ता है। एक्सेप्शन क्या थी कि जब हम ट्रोपोपॉज से ओजोन लेयर तक जाएंगे तो वहां पर वेरिएशन ना के बराबर पाया जाएगा, ठीक है। बाकी टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। इसी की वजह से कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट कहाँ फ्लाई करते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, रीज़न हम पहले इसका डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ वेदर बलून्स भी यहाँ पर मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो CFCs, अभी मैंने आपको बताया ओजोन की वजह से जो CFCs, ACs और फ्रिजेस से निकल रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। विद्युत प्रवाह अलग अलग लेयर्स में अलग अलग मिलेगा और इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो जो विद्युत प्रवाह हमें स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू जेट्स के नाम से जानते हैं। और ब्लू जेट्स को आप कैसे याद करेंगे, जेट एयरक्राफ्ट कहाँ फ्लाई करते हैं, समताप मंडल में, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी हमें मिलता है और वो क्या है, ब्लू जेट्स, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें हो गई हमारी किसकी, समताप मंडल के बारे में। अब हमारी जो अगली लेयर है, देखो क्षोभ मंडल पढ़ लिया, समताप मंडल पढ़ लिया और अब हमारी अगली लेयर क्या आता है, मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर। ये कहाँ पर है,
समताप मंडल के ऊपर और वायुमंडल के नीचे, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और थर्मोस्फेयर के नीचे है। 50 से 85 किलोमीटर तक ये फैली हुई है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से याद करो, क्षोभ मंडल में घटता है, उसके बाद समताप मंडल में बढ़ता है और फिर मध्य मंडल में वापस से घट जाता है, यानी कि घट बढ़। ठीक है, यहीं पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर मिलेगा हमें अर्थ का, कहाँ पर, मीजोस्फेयर में। चलिए, उसके बाद ये अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना के लिए फेमस है, दैट इज मीटियोर शावर, या फिर आप कह सकते हैं उल्कापिंड वर्षा। देखिए, उल्कापिंड वर्षा जो कहाँ में हमें देखने को मिलती है, किस लेयर में, मीजोस्फेयर में। साथ साथ ये मीटियोरॉइड्स के लिए भी फेमस है। उल्कापिंड जो आते हैं वो हमें किस लेयर से दिखने को मिलते हैं, मीजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल में देखने के लिए मिलते हैं बाद में। और इसकी अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने एक क्लाउड देखे, बादल देखे कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, इसी तरह यहाँ पर भी एक क्लाउड हमें देखने को मिलता है, एक बादल, वो क्या है, पोलर मेसोस्फेयर क्लाउड्स, या जिसे आप नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स पर मिलते हैं और वो कौन से क्लाउड्स हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। अब ये क्योंकि मध्य मंडल मेसोस्फेयर में पाए जाते हैं इसलिए इनका नाम क्या रख दिया है, पोलर मेसोस्फेयर क्लाउड्स भी हम इन्हें कहते हैं। जैसा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमने अभी समताप मंडल में देखा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू जेट्स के नाम से, इसी तरह मध्य मंडल में भी हमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिलता है और वो क्या है, स्प्राइट्स या एल्स के नाम से हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो क्या है, अरोरा, जो अभी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। लेकिन ये सब नाम भी आप याद रखिएगा, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और कई बार पेपर में पूछ ली जाती है कि एल्स कहाँ होते हैं, ब्लू जेट्स किस लेयर में पाया जाता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर पे अपनी, जो क्या है, बहिर्मंडल यानी कि थर्मोस्फेयर, जो कहाँ पर है, मीजोस्फेयर के ऊपर और एक्सोस्फेयर के नीचे हम कह सकते हैं। एक्सोस्फेयर, जब हम इसी बहिर्मंडल को और थोड़ा बांट दें तो ये दो लेयर्स में और बढ़ जाता है, एक आयनोस्फेयर और एक एक्सोस्फेयर। साथ साथ ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 90 से 500 किलोमीटर कह सकते हैं, या फिर 90 से 1000 किलोमीटर की रेंज में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या करता है, जल्दी से बोलो, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना, तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, अब जो ऑरोरा की हम यहाँ बात कर रहे थे उसे आप एक बार इमेज में देख सकते हैं। देखिए, ऑरोरा इस तरह से रहता है, ये लाइटनिंग डिस्चार्ज है, ठीक है, और बहुत बहुत ही सुंदर नेचुरल फिनोमेना है अगर आप इसे देखें तो। साथ साथ अगर हम इस लेयर की बात करें तो देखो, ये लेयर सोलर एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। देखो, सोलर एक्टिविटी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस इसमें पाए जाते हैं इस लेयर में, वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं और अपने हाई स्टेट में पहुंच जाते हैं। और जिसकी वजह से जब वो हाई स्टेट में पहुंच जाते हैं और जब अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं तो क्या आता है, लाइटिंग दिखती है हमें, और वही लाइटिंग डिस्चार्ज को हम किस नाम से जानते हैं, ऑरोरा के नाम से जानते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आयंस की वजह से ये सारा फिनोमेना होता है, इसीलिए हम इसको आयनोस्फेयर भी कह सकते हैं। उस लेयर को हम किस नाम से जान सकते हैं, आयनोस्फेयर के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये जो ऑरोरा है ये पोल्स पर पाया जाता है, पोलर डिस्चार्ज हम इसे कह सकते हैं। पोल्स पर इसलिए इसके दो नाम है क्योंकि ये नॉर्थ पोल पर भी मिलता है और साउथ पोल पर भी मिलता है। तो जो नॉर्थ पोल पर ऑरोरा हमें देखने के लिए मिलता है उसे हम ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से जानते हैं, और जो हमें साउथ पोल पर देखने के लिए मिलता है उसे हम ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रियोलिस कैसे याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, साउथ पोल में है, तो साउथ पोल पे जो ऑरोरा हमें देखने को मिलेगा उसका नाम क्या होगा, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। और जो नॉर्थ पोल पर है वो क्या है, ऑरोरा बोरियोलिस। और जब हम वर्ल्ड मैप की सीरीज लेकर आएंगे तब आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में और डिटेल में जान जाएंगे। तो ये देखिए, ये भी एक ऑरोरा दिख रहा है आपको यहाँ पर। चलिए, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर आप लोकेशन देखें तो इन सारी लेयर्स में वो थर्मोस्फेयर में मिलता है। साथ साथ स्पेस शटल्स भी ज़्यादातर हमें कहाँ मिलेंगी, थर्मोस्फेयर में मिलेंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम अपर थर्मोस्फेयर की बात करेंगे तो वहाँ पर जो मेन कॉम्पोनेंट्स होंगे एयर के वो क्या है, एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक नाइट्रोजन और हीलियम, क्योंकि हल्की होती चली जाएंगी और ये हल्की गैसेस हमें कहाँ मिलनी है, ऊपर हिस्से में मिलनी है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ कुछ एक्सरेज और यूवी रेडिएशंस को थर्मोस्फेयर भी एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसा कि हमने देखा था कि ओजोन लेयर भी यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हमें प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह थर्मोस्फेयर भी एक्सरेज और यूवी रेडिएशन जो सन से आ रही है उन्हें भी एब्जॉर्ब
करती है। तो चलो एक बार स्पेस शटल भी देख लेते हैं जो हमें थर्मोस्फेयर में दिखेगा। ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल स्पेस शटल हो गया, स्पेस स्टेशन, ये सब हमें कहाँ मिलेंगी, इनकी लोकेशंस कहाँ पर हैं, थर्मोस्फेयर में। लास्ट और बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर ये बिल्कुल आउटर लेयर है कह सकते हैं, या फिर अगर हम थर्मोस्फेयर को और डिफ्रेंशिएट करें या और बांटें उसे तो वो आयनोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर में टूट जाती है। आयनोस्फेयर हम देख चुके हैं जहाँ पर हमें ऑरोरा मिलेगा, वो आयनोस्फेयर हो जाएगा थर्मोस्फेयर का पार्ट, और एग्जॉस्फेयर जो बिल्कुल फेड कर जाएगा इनटू द स्पेस, वो रेंज थर्मोस्फेयर की जो बिल्कुल आउटर स्पेस से जाकर मिल जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्फेयर। साथ साथ एग्जॉस्फेयर में भी एक बहुत अच्छा इवेंट होता है अगर आप ध्यान दें तो वो उसे हम जियो कोरोना के नाम से जानते हैं। जियो कोरोना क्या है, जब यूवी रेडिएशन सन से आती हैं तो वो हाइड्रोजन एटम से स्कैटर्ड हो जाती हैं, बिखर जाती हैं हाइड्रोजन एटम से टकराकर, और एक यूवी ग्लो इवेंट होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, जियो कोरोना नाम देते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमने देखे इन एटमॉस्फेरिकल लेयर्स में, हमने एल्स देखा, स्प्राइट्स देखे, ऑरोरा देखा, और साथ साथ जियो कोरोना भी। तो आई होप कि अब आपको ये सारी लेयर्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आप बात करें यहाँ पर तो देखो ये जो सोलर सिस्टम है इसमें एक ही प्लैनेट ऐसा है जिसे हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, और अब उसका रीज़न भी क्लियर हो चुका होगा आपको क्यों हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं अपनी अर्थ को। एक रीज़न तो पानी है ही है, और दूसरा जो मेन रीज़न है वो क्या है, एटमॉस्फेयर की वजह से इस पर जीवन है। सो आई होप कि अब आपको एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।